हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक बहाली एग्जाम के लिए एससीईआरटी या बीटीवीसी का जो बुक है साइंस का, उसे हम लोग देखेंगे। और इसमें जो है आज हम लोग क्लास 7 का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 और 4 को देखने वाले हैं। 3 में जो है वो आपका उसमें है और 4th नंबर चैप्टर में जो है गति एवं समय है। इन दोनों चैप्टर के पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद जो है इसके एमसीक्यू को हम लोग अटैम्प्ट करेंगे, जो कि 5 ऑप्शन में दिया गया है। और एग्जाम में भी आपका 5 ऑप्शन में ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगर इसके समरी की बात करें इस वीडियो का, तो हम लोग इस वीडियो में मेनली देखने वाले हैं कि ऊष्मा होता क्या है, इसे जो है किस प्रकार मापा जाता है और इसके मापने के बाद जो है इसका संचरण किस तरीके का होता है, ये हम लोग जानेंगे। उसी में एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि जल क्या है। जल जो है वो ऊष्मा का चालक है या कुचालक है। ठीक है, ऊष्मा का सुचालक है या फिर ऊष्मा का कुचालक है। इस चीज़ को हम लोग जानेंगे और क्यों है ये भी हम लोग जानेंगे। तो ओवरऑल काफ़ी कुछ इस वीडियो में दिया गया है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको बता देगा कि अभी तक हम लोगों ने जो है वो क्लास 7 की 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक जल और जंगल, दूसरा जंतुओं में पोषण। ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादा जो है आपका जंतुओं में पोषण, इसमें मेनली जो है आपका पाचन तंत्र को बताया गया है, जो कि पिछले वीडियो में हमने जो है काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी अटेम्प्ट किए थे। तो आप चाहे तो इन वीडियो को जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 को। चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें तो वो है ऊष्मा। और ऊष्मा होता क्या है, ठीक है। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ऊष्मा क्या होता है। तो ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक जो है वो आपका जूल होता है। ठीक है, जूल इसका एसआई मात्रक है, जिसे जे से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा कुछ और इसके मात्रक होते हैं, जैसे कैलोरी हो गया, फिर किलो कैलोरी होता है, ये सभी इसके मात्रक है। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 कैलोरी बराबर जो है कितना जूल होता है। तो 1 कैलोरी में जो है वो आपका 4.186 जूल होता है। इसी को जो है वो सिंपल में लिख दिया जाता है 4.2 जूल। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 कैलोरी में जो है वो कितना जूल होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस चैप्टर में ऊष्मा के। तो देखो, जैसा जिस तरीके का ऋतु होता है हम लोग उसी प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं। जैसे ठंडी के दिन में जो हम लोग ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, ताकि अपने शरीर को जो है गर्माहट दे सके। और गर्मी के दिन में हम लोग कोशिश करते हैं कि हल्के कपड़े पहने और छाँव में रहें। इस तरीके का कार्य हम लोग क्यों करते हैं, उसका एक रीज़न जो है वो ऊष्मा ही है। जैसे गर्मी के दिन में क्या होता है कि मौसम गर्म होता है और ठंडी के दिन में मौसम जो है ठंडी होता है। लेकिन हम लोग कैसे पता करते हैं कि जो है वो गर्म है और कोई भी वस्तु जो है वो ठंडी है। देखो, इसका जो है अलग अलग लोग जो अलग अलग तरीके से इसका मापन कर लेते हैं। जैसे एक तो हो जाता है कि हम लोग जो है वो वस्तुओं को टच करके बता सकते हैं कि हाँ, कौन सी वस्तु जो है वो गर्म है और कौन सी वस्तु जो है वो ठंडी है। जैसे यहाँ पे अगर 3 हम लोग ग्लासेस लिए या बर्तन लिए, उसमें अगर पानी दिया हुआ है तो हम लोग बता सकते हैं टच करके कि हाँ, ये जो है वो गर्म है और ये जो है ठंडी है। मतलब एक एग्जाम्पल मान रहा है कि एक वस्तु जो है वो दूसरे वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होती है और दूसरों की अपेक्षा जो है अधिक ठंडी होती है। एक कंपैरिजन के तौर पे हम लोग बता सकते हैं। लेकिन जो है एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा, दोनों के जो है वो तुलना में अंतर आ जाएगा। हो सकता है छोटे बच्चे को पता ना चले कि कौन सी वस्तु जो है वो ज़्यादा गर्म है और कौन ज़्यादा ठंडा है। तो इस तरीके से ये जो मापन का तरीका है वो सही नहीं है, वो विश्वसनीय नहीं है। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या है कि एक मापने का तरीका लाया गया कि हम लोग किस तरीके से ऊष्मा को नापें, ताकि जो है हमें पता चले कि कोई भी वस्तु को कितना गर्म और कितना ठंडा है। तो इसीलिए जो है मापन का जो है वो आविष्कार हुआ। और देखो, हम लोगों के घर में भी होगा थर्मामीटर, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बोला ये जा रहा है कि किसी भी वस्तु का जो गर्मी है या अर्थात उष्णता है, उसकी हम लोग विश्वसनीय माप कैसे करते हैं, उसके ताप से। ठीक है, उसके टेम्परेचर से हम लोग उसका माप करते हैं। और ताप मापने वाला जो यंत्र है उसी को क्या बोला जाता है, ताप मापी या थर्मामीटर बोला जाता है।
तो ये याद रखिएगा कि जो ताप मापने की युक्ति है जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ये थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो जो थर्मामीटर का आविष्कार है, खासकर जो पारा वाला थर्मामीटर है, देखो थर्मामीटर अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करें मेनली जो सबसे पहले आविष्कार किया गया था वो पारे वाले अगर थर्मामीटर की बात करें तो उसी खोजा था डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने, ठीक है। इसी ने जो है वो सबसे पहले आपका थर्मामीटर का आविष्कार किया था, जो कि जिसमें पारे का यूज किया गया था। आगे हम लोग जानेंगे कि अलग अलग थर्मामीटर में किस तरीके से किसका यूज होता है। तो हम लोग जो नॉर्मल वे में घर में यूज करते हैं या डॉक्टर जो यूज करते हैं शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए, उसको बोला जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर। और इस डॉक्टरी थर्मामीटर से ही हमारे जो शरीर का बुखार है या जो टेम्परेचर है उसे मेजर किया जाता है, ठीक है। और आप देखे होंगे जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है ना, कुछ इस तरीके का दिखता है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो है एक लंबा ट्यूब टाइप का, ये जो नॉर्मल वाला है, अब तो खैर डिजिटल वाला हो गया जिसमें डायरेक्ट आपको जो है अंक लिखे हुए रहते हैं, लेकिन हम पहले वाली की बात कर रहे हैं जो जनरली यूज हुआ करता था। तो ये जो है पारा भरा हुआ होता है, और ये पारा जो है जैसे ही हम लोग इसे लगाते हैं अपने बॉडी के पास, तो ये जो है इसका फैलाव होता है, प्रसार होता है, और जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये मेजर करके बता देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें क्या भरा होता है। तो उसमें जो है आपका पारा भरा होता है, और पारा इसलिए भरा होता है क्योंकि पारा जो है वो कांच की जो नली होती है वो उसे भिगोता नहीं है, ठीक है, उसे गीला नहीं करता। गीला नहीं करने के कारण जो है ये जो है टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता जो बाहरी टेम्परेचर है, और ये सही ढंग से जो है का मापन बताता है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो कितने टेम्परेचर तक को माप सकता है। क्या वो 100-200 के ऊपर के टेम्परेचर को भी माप सकता है, या फिर किस तरीके का वो मापन पद्धति है। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, देखो मेनली कोई भी थर्मामीटर हो जो उसका यूज होगा उसी के अकॉर्डिंग वो बना हुआ रहता है। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ये हमारे शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए होता है, और हमारा शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो आपका होता है 98.6 डिग्री, ठीक है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो उसी को मापने के लिए जो है ये यूज होता है, और इसका जो रेंज हो गया ना वो आपका 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। या फिर अगर सेल्सियस में बोले तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज होता है, या फिर इसका प्रास होता है। तो एग्ज़ाम में आपको ऑब्वियस है ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का जो प्रास है, जो रेंज है वो कितना होता है। आपको दोनों में दिया जा सकता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो और दूसरा देखो इसी से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका जो है वो मिनिमम कितने टेम्परेचर को माप सकता है। तो 35 डिग्री या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, या अधिकतम कितने टेम्परेचर को माप सकता है। तो 42 डिग्री सेल्सियस या फिर आपका 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के टेम्परेचर को जो है वो मेजर कर लेता है। अब वही चीज़ नीचे बताया गया कि जो हमारा मानव का शरीर है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के टेम्परेचर को मेजर कर लेता है। अब देखो इसी को क्या है कि थोड़ा सा वो ट्विस्ट करके पूछ सकता है कि प्रत्येक बच्चे के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। तो वो भी जो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये जो है डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में बताया गया था। अब आगे जो बताया गया है वो आपका प्रयोगशाला का जो थर्मामीटर है तापमापी उसके बारे में बताया गया है। देखो प्रयोगशाला में अलग अलग टाइप की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उसके टेम्परेचर को मापने के लिए। तो इसका जो रेंज होता है वो आपका 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इस थर्मामीटर की जो है न्यूनतम कितना हो गया, तो 10 डिग्री हो गया, और अधिकतम जो है हम लोग 110 डिग्री टेम्परेचर को माप सकते हैं। तो हर एक का लिमिट होता है। इसके अलावा कुछ और भी थर्मामीटर होते हैं, जैसे कि जो है आपका एक होता है हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर,
गैस तापमापी उसको बोलते हैं, जिसमें जो है हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। अब उससे क्या है कि वो जो है वो आपका 500 डिग्री टेम्परेचर तक का जो है वो माप सकता है। ठीक है। और वहीं अगर गैस थर्मामीटर में जो है हम लोग अगर नाइट्रोजन को यूज करें तो वो 1500 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है उसे मेजर कर सकता है। तो अलग अलग यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग थर्मामीटर बनाए गए हैं, और इन सभी के बारे में जो जो है आप अगले जो क्लास है, जैसे क्लास 8 9 हायर क्लास है, उसमें आप पढ़ोगे। अभी मेनली आपको ये दो के बारे में बताया गया था। अब आगे जो आपको बताया गया ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, ऊष्मा के स्थानांतरण का मतलब क्या है कि ऊष्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर जा रही है तो वो किस टाइप से जा रही है, तो वही ऊष्मा का आपका स्थानांतरण कहलाता है। और इसी को जो है आगे बताया गया है। बोला जा रहा है कि कोई भी वस्तु जो गर्म होती है, गर्म वस्तु से ही ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है। आप घर में भी देखे होंगे, मान लो अगर आप दूध बॉईल करते हो और दूध ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसे अगर ठंडा करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पानी में डालते हैं। पानी जो है वो ठंडा होता है, लेकिन क्या कुछ देर के बाद दूध तो हमारा ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी जो है वो क्या होता है, गर्म होता है। तो यहाँ भी इसका क्या हुआ कि ऊष्मा जो है वो गर्म वस्तु से जो है ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। और यही जो है ऊष्मा स्थानांतरण का मेन बेसिक है। हमेशा जो है ऊष्मा क्या है, सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होगी। इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ऊष्मा जो है वो हाई टेम्परेचर से जो है वो लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। ठीक है। अब आगे बताया गया कि अलग अलग टाइप की जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग टाइप से स्थानांतरण करती है। मेनली 3 तरीके के स्थानांतरण होते हैं ऊष्मा का। एक होता है चालन विधि के द्वारा, ठीक है, दूसरा संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, और तीसरा जो है वो विकिरण के द्वारा होता है। अब इन्हीं तीनों को जो है हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। पहले अगर संचरण की बात करें तो संचरण बोल रहा है, पहले हम लोग चालन की बात करते हैं। चालन में क्या है कि इसमें ऊष्मा जो है किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, और यही जो है चालन कहलाता है। ये मेनली किस में होता है, तो ये आपका जो ठोस वस्तुएं हैं उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो चालन विधि के द्वारा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर एक एल्युमिनियम का छड़ या कोई भी ये धातु का छड़ है या लोहे का छड़ है, वहाँ पे क्या करें, अगर एक सिरे को हम लोग गर्म कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग क्या रखे हैं, मोमबत्ती जो मोम जो है चिपका रखे हैं, तो जैसे जैसे ये गर्म होती है तो ये मोम जो है पिघल के नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर दे रहे थे लेकिन यहाँ पे मोम पिघल रहा है, ये पिघल रहा है, तो जो टेम्परेचर है वो यहाँ से एक सिरे से दूसरे छोर की ओर जा रही है। तो इसी को बोला जा रहा है आपका चालन, अर्थात वस्तु जो है गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर चालन विधि में जाती है। फिर आगे जो है आपका बताया हुआ है, लेकिन इसमें भी देखो, इसमें क्या है कि ये हर एक वस्तु में नहीं जाती। अगर वस्तु में जो है अगर वस्तु चालक होगा तभी वो जो है चालन की क्रिया होगी, और अगर वो कुछ चालक होगा तो उसमें वो टेम्परेचर जो है वो फ्लो नहीं करेगा। अब ये क्या चीज़ होता है, चालक और कुचालक क्या होता है, तो उसी के बारे में आगे बताया गया है कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने दे देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी वस्तु, अगर हम लोग एक छोर पे गर्म कर रहे हैं और दूसरा छोर भी गर्म हो रहा है, तो उसमें क्या है कि ये अलाउ कर रहा है कि हाँ टेम्परेचर को जो है ये अलाउ कर रहा है आगे बढ़ने में। लेकिन आप अगर लकड़ी का एग्जांपल ले लो, ठीक है, सूखी लकड़ी का या प्लास्टिक का, तो वो क्या करता है कि अगर आप यहाँ पे गर्म कर रहे हो तो सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है वो गर्म होता है, आगे जो है वो गर्म नहीं होगा। तो ऐसी वस्तुएं जो है वो क्या होता है कि ऊष्मा को जो है आगे ट्रांसफ़र नहीं करती है, तो उसी को बोला जाता है कुचालक। वहीं यहाँ बताया गया है कि वैसे पदार्थ जिनमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो ऊष्मा है वो आसानी से नहीं जाने देता, उसे बोला जाता है ऊष्मा का कुचालक। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक और लकड़ी, और इसी को जो है वो बोला जाता है ऊष्मा रोधी, अर्थात ऊष्मा को रोकने का जो काम कर रहा है वो आपका ऊष्मा रोधी कहलाता है। अब देखो, देखने में तो ये दोनों लाइन काफ़ी सिंपल लग रहा है, लेकिन यहाँ से जो है आपका एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
वो हम लोग आगे देखेंगे। और इन दो चीज़ों को आप एकदम याद रख लो, जल और जो वायु है वो ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। अब ये कैसे हो सकता है, जल को तो हम लोग गर्म करते हैं तो जल गर्म हो जाता है, वायु भी जो है हम लोग गर्मी के दिन में देखते हैं कि जो हमें वायु मिल रही है वो गर्म हवाएं, वो क्या है, वो गर्म है। तो इनमें ये तो गर्म हो जा रहा है, तो ये फिर कुचालक कैसे है। तो इन चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये आपका एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में जो है नीचे आपका क्या किया गया, मोमबत्ती से हीट दिया जा रहा है। तो ये जो पानी यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, ये पानी जो रखा गया है यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने हीट दिया, तो हीट देने के बाद क्या है कि ये जो यहाँ पे जो पानी होगा वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद क्या है कि ये पानी जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। गर्म वस्तुएं क्या होता है कि वो हल्की हो जाती है, गर्म होने के बाद वो ऊपर उठती है, तो ये ऊपर उठ जाएगा, और उसकी जगह पे क्या है कि दूसरी जो जल है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, उसका जगह ले लेता है। फिर क्या है कि ये भी जो है जल के अणु जो है वो गर्म होंगे और फिर ये ऊपर जाएंगे, और फिर जो ठंडी जल है वो नीचे आएगी। तो इस तरीके से पूरा पानी गर्म होता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक जो जल का अणु है वो दूसरे जल के अणु को गर्म नहीं कर रहा है, इस तरीके से यहाँ पे जो हीट है वो संचारित नहीं हो रहा है, बल्कि जो है ये एक अलग प्रक्रिया के द्वारा ये पूरा जो है पानी गर्म हो रहा है, और उस प्रक्रिया को बोला जाता है संवहन, ठीक है। संवहन के द्वारा जो है ये पानी गर्म हो रहा है, और इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है आपका जो वायु है वो भी जो है, हवा है वो भी गर्म होता है। जैसे पृथ्वी के नज़दीक जो वायु रहती है वो क्या है, पृथ्वी की गर्माहट के कारण ये भी गर्म हो जाती है और ये ऊपर उठ जाती है। फिर जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पे उसका स्थान लेती है, फिर ये भी गर्म होता है और ये भी ऊपर उठ जाता है, फिर दूसरी जो ठंडी हवा है वो आती है। तो इस तरीके से पूरा जो हवा है वो आपका गर्म और ठंडा होते रहता है। अर्थात इनमें जो मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण है वो एक अणु से दूसरे अणु में नहीं हो रहा है, बल्कि ये अलग प्रोसेस के थ्रू गर्म हो रहा है। इसीलिए जो वायु और जल है ये दोनों जो है आपका कुचालक होते हैं। और यही चीज़ें यहाँ पे बताया गया है कि जल को जब हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म जल ऊपर उठता है और गर्म जल के स्थान पे जो है ठंडा जल आ जाता है। इस प्रकार से पूरा प्रक्रिया होती रहता है, और फिर पूरा जो बीकर का पानी है वो आपका गर्म हो जाता है। और इस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, ये ऊष्मा स्थानांतरण का जो प्रक्रिया है इसी को बोला जाता है आपका संवहन, ठीक है। तो ये आपको याद रह जाएगा। और संवहन को जो है वो बोला जाता है कन्वेंशन, कन्वेंशन के नाम से इसे जाना जाता है। फिर एक मिनट, तो ये जो है वो आपका कन्वेक्शन मेथड के द्वारा गर्म हो गया। और जो चालन होता है, चालन को बोला जाता है कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन के द्वारा जो है वो आपका धातु जो होते हैं वो गर्म होते हैं। अब वही चीज़ है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो संवहन के द्वारा होगा, ठीक है। वहीं फिर ये सारी चीज़ें जो है वो प्रयोग के द्वारा दिखाई गई है जो अभी आपको बताया था। आगे जो बताया गया कि वायु किस के द्वारा गर्म होता है, तो वायु जो है संवहन द्वारा गर्म होता है। और इसी के ऊपर जो एक कॉन्सेप्ट आता है आपका थल समीर और समुद्री समीर का। अब ये चीज़ क्या होता है, देखो ये जो परिघटनाएं हैं वो आपका तटीय क्षेत्रों में देखी जाती है। जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र हैं वहाँ पे ये घटना देखा जाता है। होता यह है कि दिन के समय जो है वो पृथ्वी गर्म हो जाती है, ठीक है, और ये जो समुद्री जल है उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा गर्म होती है। तो जो हवा है वो क्या होता है, यहाँ पे गर्म होकर ऊपर उठता है, और जो यहाँ पे समुद्री जल है यहाँ का क्या टेम्परेचर कम है, तो यहाँ से जो हवाएं हैं वो ठंडी होती है। तो इसके कारण ये हवाएं जो है ठंडी हवाएं वो आपका वो धरातल मतलब कि आपका जो स्थलीय क्षेत्र है उधर की ओर आती है, समुद्र से स्थल की ओर आती है, जिसके कारण क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं समुद्री समीर। क्या बोलेंगे, समुद्री समीर। समीर मतलब हो गया हवा और आ रहा है समुद्र से, इसलिए इसको समुद्री समीर का नाम दिया जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि समुद्री समीर क्या होता है और ये किस प्रकार की हवा होती है, तो जो समुद्र की ओर से आने वाली हवा है उसे हम लोग समुद्री समीर कहते हैं। और ये समुद्री समीर जो है वो ठंडी वायु होती है। वहीं जो है रात्रि में इसका उल्टा हो जाता है। रात्रि में क्या है कि जल का चूँकि गुण है कि वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, तो
पृथ्वी के अपेक्षा जो है वो जल अभी भी गर्म होता है। ठीक है, रात्रि में ये अभी भी गर्म होता है, जबकि पृथ्वी अपना जो एनर्जी है जो ऊष्मा है उसे त्याग देती है, तो ये ठंडी हो जाती है, जिसके कारण ये यहाँ जो हवाएं हैं वो समुद्र की ओर चलना शुरू कर देती है रात में। स्थल से किधर, तो समुद्र की ओर जाना शुरू कर देती है। और इसी को जो है बोला जाता है आपका स्थलीय समीर या थल समीर। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि रात्रि में ठीक इसका विपरीत होता है, समुद्र का जल जो है स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए सुबह तक स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, और इसी को क्या बोला जाता है, थल समीर या फिर आपका जो है स्थलीय समीर कहा जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इन दोनों का जो कारण है, समीर के कारण क्या होता है, ये संवहन ही होता है, संवहन के कारण ही ये हवाएं इस तरीके से चलती है। अब देखो अभी तक क्या है कि इन दोनों के लिए जो है वो एक माध्यम की ज़रूरत था। चालन और संवहन इन दोनों में क्या है कि ऊष्मा का प्रवाह जो है एक माध्यम के द्वारा हो रहा था। लोहा भी जो है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो एक जो अणु है वो दूसरे अणु को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो एक माध्यम की आवश्यकता हो रही है। जल में भी जो है वो क्या होता है कि गर्म होने के कारण ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक माध्यम यहाँ पे है। लेकिन आप सोचो जो सनलाइट है, सनलाइट से अर्थ तक जो एनर्जी पहुँच रही है वो कैसे पहुँच रही है, यहाँ तो कोई माध्यम नहीं होता, तो यहाँ पे कैसे वो एनर्जी का जो है मतलब हीट का जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है आपका विकिरण के कारण, रेडिएशन के कारण। ठीक है, विकिरण इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है रेडिएशन। और रेडिएशन के कारण ही हमारा जो पृथ्वी है उस पर ऊष्मा पहुँचती है। उसी के बारे में आगे बताया गया है कि सभी विकिरण द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है, यहाँ अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। और वायु जो है वो किस तरीके का काम करता है, वो ऊष्मा रोधी होता है, अर्थात कुचालक होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे सूर्य से जो पृथ्वी तक ऊष्मा आती है वो किस फॉर्म में आती है, विकिरण के फॉर्म में आती है। ठीक है, जिसे माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इस टाइप का चीज़ आप बाकी जगह भी फील कर सकते हो, जैसे अगर आप अंगीठी के पास या हीटर के पास बैठते हो, तो आप बैठे रहने के मतलब टच करके तो नहीं बैठते, थोड़ा दूर में बैठते हो, फिर भी क्या है कि गर्मी मिलती है, ऊष्मा मिलती है, तो वो ऊष्मा जो है आपका रेडिएशन के कारण ही मिल रहा है। और वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जितनी भी गर्म वस्तुएं हैं वो क्या करती है, वो विकिरण छोड़ती है, अर्थात विकिरण द्वारा जो है वो ऊष्मा छोड़ती है। तो ये लाइन अगर आपको कहीं पूछा जाए तो आप इसे करेक्ट कर सकते हो कि सभी गर्म वस्तुएं, ठीक है, सभी, ये टर्म याद रखना, सभी गर्म वस्तुएं विकिरण द्वारा ऊष्मा छोड़ती है, और यह विकिरण जो है प्रकाश की किरणों के रूप में होता है। ठीक, तो ये जो है इसमें मेनली बताया गया था। अब आगे जो है इसमें बताया गया है कि विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए क्या है कि अवशोषित करने वाली वस्तु निम्न ताप की हो। अब देखो आपको जो है ठंडी लगती रहती है ठंड के दिनों में, और यहाँ पे हीटर चलते रहता है, तो इसका मतलब क्या है, आप जो ऊष्मा ले रहे हैं, जो हीट ले रहे हैं, तो आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो आपका टेम्परेचर है वो निम्न है, किसकी तुलना में, तो हीटर के द्वारा जो ऊष्मा निकल रहा है उसकी तुलना में निम्न ताप है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि विकिरित ऊष्मा का अवशोषण जो है वही कर सकता है जिसका टेम्परेचर जो है वो आपका कम है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया था। अब उसी के अनुसार जो है यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार के वस्त्र जो है वो पहनने चाहिए आपका अलग अलग मौसमों के अकॉर्डिंग। तो देखो जो ठंडी के मौसम में होती है उसमें क्या है कि हमें जो है वो गर्मी की आवश्यकता होती है, तो वैसे में ठंडी के मौसमों में जो है हम लोग जो वस्त्र पहनते हैं वो गहरे रंग के पहनते हैं या रंग बिरंगे हम लोग पहनते हैं। ठीक है, जबकि जो गर्मियाँ हैं, गर्मी के मौसम में जो है हम लोग हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, या फिर आप कहो तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि वो जो है ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता बल्कि उसे प्रवर्तित कर देता है। तो ये इसी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बताया गया है। सफ़ेद तथा हल्के रंग के वस्त्र जो है अधिकांश ऊष्मीय विकिरण को प्रवर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक होते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि सर्दियों में जो है
वो हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। उसका क्या कारण है? क्योंकि ऊनी जो है वो उष्मारोधी होता है, अर्थात कुचालक होता है। वो अपने से जो है वो हीट को जाने नहीं देता। ठीक है, इसलिए जो हम लोग ऊनी वस्त्र का यूज करते हैं। एक चीज़ और एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, कि सर्दी के मौसम में जो है एक मोटे कंबल की जगह दो पतले कंबल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उसका कारण ये होता है कि अगर आप एक मोटा कंबल ले रहे हो और उसकी तुलना में दो अगर पतले कंबल ले रहे हो, तो दोनों पतले कंबल के बीच में जो एयर है वो आपका क्या करता है कि वो आपका उष्मारोधी का काम करता है। ठीक है, जिसके कारण जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाता, और यहाँ पे जो है एक आइडियल जो टेम्परेचर है वो बना हुआ रहता है। इसलिए ठंडी के मौसम में दो पतले कंबल जो है वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, उसे हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले यहाँ पे बताया गया कि तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडी वस्तु में होता है, और मानव शरीर जो है वो डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज करता है। वस्तुओं का तापमान के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर यूज होता है। और ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है? तो हम लोगों ने देखा, एक चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। इन तरीकों के द्वारा जो है ऊष्मा का संचरण या स्थानांतरण होता है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है 1 लीटर जल जिसका तापमान जो है 0 डिग्री हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान जो है 40 डिग्री हो का आपस में मिला दें तो पूरे जल का तापमान क्या होगा? तो देखो, और एक क्या है कि आपका ठंडा है 0 डिग्री है, दूसरा क्या है कि थोड़ा गर्म है 40 डिग्री के पास है। तो मिलाने के बाद तो 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, ये ऐसे ही कट गया। दूसरा क्या है, 10 डिग्री से कम होगा। तो ऐसा कुछ ये क्लियर नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपका ये रहता कि ये तापमान जो है 10 डिग्री है, तब इसका क्लियर हो जाता कि 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होगा, है ना। तो ये इसका सही आंसर होगा। ऐसे क्या है कि ये 10 डिग्री से कम नहीं होगा, ये ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अगर आप इसका एवरेज भी लो 0 और 40 का, तो ये क्या है कि आपका 20 के पास आता है। तो ये आपका 10 से 40 के बीच में ही होगा, इसका सही आंसर होगा। आगे, बर्फ़ की लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? तो बोला जा रहा है बर्फ़ में हम लोग लकड़ी का चम्मच डाल रहे हैं, और लकड़ी क्या होता है, लकड़ी जो है वो कुछ चालक होता है उष्मा का। तो यहाँ जो है चालन के द्वारा दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा, ये गलत होगा। चालन के कारण गर्म हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा, ये भी गलत है। आगे, 20 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म जल में 20 डिग्री ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होगा? ठीक है, बोला जा रहा है गर्म पानी है, उसमें जो है गर्म लोहे को डाला जा रहा है, और दोनों का टेम्परेचर अगर आप देखो तो बराबर है। तो ऐसे में क्या होगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने देखा था कि जो हीट है उसका फ्लो तभी होता है जब एक उच्च तापमान वाला होता है और दूसरा जो है वो निम्न ताप का होता है, लेकिन यहाँ दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का, पारा का, अल्कोहल का या प्लेटिनम का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा का। उसके बाद है, डॉक्टर थर्मामीटर में अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तापमान को मापा जा सकता है? ऑप्शन है 108 डिग्री, 42 डिग्री, 35 डिग्री या 94 डिग्री। तो देखो, ये पूछा जा रहा है सेल्सियस ताप में जो है कितना मापा जा सकता है। तो सेल्सियस में जो है वो आपका 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मापा जा सकता है। फिर मानव शरीर के का समान ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का जो समान ताप है वो होता है 98 डिग्री, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। या फिर अगर सेल्सियस में बोले तो ये जो है होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे दो करेक्ट है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में दे के कन्फ्यूज कर सकता है। तो आप क्लियर याद रखिए कि जो मानव शरीर का तापमान है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर पूछा जा रहा है प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रेशर कितना होता है? तो हम लोगों ने देखा था कि जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर यूज होता है वो 10 डिग्री से 130 डिग्री के बीच में होता है, और ये जो है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस ये हमारा
ह्यूमन जो डॉक्टर थर्मामीटर है वो होता है। और फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज होता है। आगे पूछा जा रहा है ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऊष्मा का जो प्रवाह है वो हमेशा जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। फिर है निम्नलिखित में कौन ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? चालन, संवहन, विकिरण या तापन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापन। तापन जो है ऊष्मा का संचारण का एक विधि नहीं है। बाकी चालन, संवहन और विकिरण ये तीनों के द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। फिर आगे बोला जा रहा है कि ठोस पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण प्रायः किस प्रक्रम द्वारा होता है? चालन, संवहन, विकिरण या तापन? तो ठोस पदार्थ में क्या है कि चालन के द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था लोहा, एल्युमिनियम, ये सारे में क्या है कि वो ऊष्मा का संचारण चालन विधि के द्वारा होता है, जिसमें एक का अणु जो है दूसरे अणु को जो है हीट ट्रांसफर कर देता है। फिर आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का कुचालक है? जल, वायु, एल्युमिनियम, लोहा या एल्युमिनियम? तो देखो लोहा और एल्युमिनियम ये दोनों तो क्या है कि ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा था कि जो जल है वो ऊष्मा का कुचालक होता है और वायु भी जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। अर्थात यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। फिर पूछा जा रहा है ऊष्मारोधी का उदाहरण है। तो ऊष्मारोधी होता क्या है? ऊष्मारोधी जो है कुचालक होता है, लेकिन एग्जाम में क्या है कि आपको ये टर्म देके कंफ्यूज किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ऊष्मारोधी का उदाहरण, ऊष्मारोधी का मतलब हो गया कुचालक, और जल और वायु जो है इसका उदाहरण है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो वायु में हम लोगों ने देखा था कि वायु और जल इन दोनों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो आपका संवहन विधि के द्वारा हो रहा था, जिसमें जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठती है और ठंडी हवा जो है वापस उसका स्थान ले रही थी। इस तरीके से पूरा वायुमंडल में जो है जो हवा है वो गर्म हो रहा था। फिर किसके द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो चालन और संवहन इन दोनों के लिए जो है हीट को ट्रांसफर करने के लिए माध्यम का आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण के लिए जो है वो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आगे पूछा जा रहा है स्थलीय समीर चलता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों समय में, यह निश्चित नहीं होता। तो हम लोगों ने देखा था कि जो समुद्री समीर है, ठीक है, जो समुद्री समीर है वो क्या होता था, समुद्र से स्थल की ओर आ रहा था, और वो कब आता है? तो वो समुद्री समीर आता है दिन में। तो जो स्थलीय समीर है ये रात में चलेगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारे प्रश्न जो है इस में दिए हुए थे, मतलब इससे रिलेटेड थे, जो हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं चैप्टर नंबर जो 4 है उसे। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा है गति और समय, और इसी टाइप का जो एक चैप्टर था वो आप का जो क्लास 6 में करवाया गया था। क्लास 6 में भी इस टाइप का एक चैप्टर था जिसका नाम था आपका, एक मिनट उसे देख लेते हैं क्या नाम था, वो था दूरी मापन एवं गति। इसमें जो है प्रॉपर गति के बारे में बताया गया था कि गति क्या होता है और किस प्रकार कितने प्रकार की गति होते हैं, उन सारे चीज़ों को यहाँ डिटेल में बताया गया था। और उससे रिलेटेड जो है ना हम लोगों ने 20+ MCQ भी देखा था। तो आप चाहे तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 को जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी कुछ बताया गया था, और इस प्रश्न का जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए आप एक बार जो है इस वीडियो को ज़रूर देख ले। अब हम लोग ओवरऑल एक बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर इसमें जो है मेनली हम लोग एक ओवरव्यू जो है तेज़ी में देखेंगे कि गति और समय में क्या कुछ हम लोग को जानने का है। देखो ओवरऑल हम लोगों ने देखा था कि गति क्या होता है। गति जो होता है कि अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के तुलना में अगर कोई वस्तु अपना जो है स्थान परिवर्तन कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो वस्तु जो है वो गति कर रही है। ठीक है, जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ की तुलना में अगर आप देखें तो ये दोनों जो है थोड़ी थोड़ी देर में अपना स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात ये दोनों जो है वो गति कर रहे हैं। और गति के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्त गति, ये 3 गतियाँ होती है। रेखीय गति अगर कोई वस्तु जो है वो सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो रेखीय गति। वर्तुल गति या सर्कुलर मोशन इसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो है एक सर्कुलर पाथ पे वो गति करता है। और एक होता है आपका आवर्त गति। आवर्त गति क्या है कि जो है वस्तु अपना जो
गति का जो प्रक्रिया है वो एक निश्चित अंतराल पे दोहराता है, तो वो आपका होता है आवर्त गति। तो उसी के बारे में यहाँ पे एक दिया हुआ है कि सीधी सड़क पर चलती बस जो है वो सरल रेखीय गति का उदाहरण है। झूले की गति क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा आवर्त गति का उदाहरण, आवर्त गति। लोलक की गति जो है ये भी आपका जो है पीरियोडिक मोशन होगा, एक निश्चित समय के बाद ये जो अपने आप को दोहराएगा। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक की गति, तो ये आपका सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। इसी को आप बोल सकते हो बर्तुल गति, बर्तुल गति या फिर घूर्णन गति। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है। फिर यहाँ पे बोला गया कि मंद और तीव्र गति क्या होता है। तो सिंपल है कि कोई भी वस्तु अगर बहुत तेज़ी से गति कर रहा है तो वो कहलाएगा तीव्र गति, और जो धीमा गति कर रहा है तो वो कहलाएगा आपका मंद गति। उसी को जो है दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है कि एक ही समय अंतराल में जिसने अधिक दूरी तय की वह तेज उसने जो है उसकी गति जो है वो तीव्र गति होगा, और जिसने जिसने जो है वो धीमी गति से, मतलब जो अधिक दूरी तक वो कवर नहीं किया, वो उसे बोला जा सकता है कि उसकी जो गति है वो क्या है, मंद गति, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि कौन जो है तीव्र है और कौन जो है वो मंद गति से गति कर रहा है। अब आगे इसमें बताया गया समय की माप के बारे में। तो देखो अभी हम लोग क्या है कि हम लोग घड़ी से पता कर लेते हैं कि टाइम क्या हो रहा है, उसका जो समय का मापन कर लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम में पूछा जा रहा है कि पहले जो हमारे पूर्वज वो कैसे समय का पता लगाते थे। तो वो जो है सूर्योदय की जो स्थिति है उससे पता करते थे कि समय क्या हो रहा है, और इसी के बेस पे जो है वो कई तरीके के आप देखोगे साइट बने हुए हैं, जैसे कि जंतर मंतर। जंतर मंतर भी जो है वो समय के मापन के बारे में ही बताता है, जो सूर्योदय के को ध्यान में रख के बनाया गया उसके, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो सूर्योदय और सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को देख के ही जो है वो पूर्वज अपने समय का पता लगाते थे, और उसी के आधार पे वो जो है महीने का रखते थे कि हाँ एक माह, एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का जो टाइम होगा वो माह होगा। और जो वर्ष का माप है वो पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा जब एक पूरा चक्कर लगा लेता था तो उसे वो लोग जो है बोलते थे कि एक वर्ष पूरा हो गया। तो इस तरीके से पूर्वज जो है वो अपना समय का पता लगाते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या है कि वो घड़ी के सहायता से कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो घड़ी है, इन घड़ी की जो सुइयाँ हैं जो गति करते रहती है, तो इन सुइयों में किस प्रकार की गति पाई जाती है, तो ये आपका आवर्त गति का उदाहरण है, आवर्त, ठीक है। और इसके अलावा अगर आवर्त गति का उदाहरण देखें तो जो लोलक होता है, सरल लोलक, वो भी जो है पेंडुलम, वो भी क्या है कि आवर्त गति का एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग आप भी एक देख लेते हैं ओवरव्यू। जैसे ये एक बॉल है जो पेंडुलम की तरह कार्य करता है। अगर इस बॉल को अगर हम लोग मूव कराते हैं तो ये बॉल जो है एक सीमा ए तक जाता है, फिर वापस यहाँ से लौट के जो है ये बी तक जाता है, और इसी को ये जो है बार बार दोहराते रहता है। तो ये जो गति होती है जिसमें लोलक अपने पथ को बार बार दोहराता है, तो वही आपका हो जाता है आवर्त गति, ठीक है। और उसी के बारे में बताया हुआ है कि लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या बोला जाता है, लोलक का आवर्त काल बोला जाता है। जो बॉल है उसका जो है आवर्त काल ये बोला जाता है। तो ये तो हो गया आपका गति का बात। अब बात करते हैं कि आखिर जो है हम लोग समय को मापते कैसे, समय की मापन की प्रक्रिया क्या है। तो समय के मापन के लिए जो है जो उसकी इकाई है वो सेकेंड होता है, और इसका प्रतीक आप सबको मालूम है कि ये एस के रूप में माना जाता है। और ये जो है आपका क्या है, एक ये इसका मूल इकाई है, ठीक है। और इसके और भी अगर मात्रक देखें तो मिनट, घंटा, महीना, वर्ष, ये सारा भी जो है वो समय को ही बताता है। अच्छा, वर्ष से याद आया, जैसे आपको एक प्रश्न पूछ दिया जाता है प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष ये किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष याद रखिएगा ये आपका समय का नहीं बल्कि ये दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अब आगे इसमें बोला गया है स्पीड के बारे में कि चाल क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रति सेकेंड अगर कोई वस्तु
दूरी तय कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। और वहीं इस बताया हुआ है आगे कि कोई भी एक वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। और इसको दर्शाया किस रूप में जाता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में इसे दर्शाया जाता है। हालांकि और भी इसके तरीके हैं चाल को दर्शाने के, जैसे कि सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इन सारी चीज जो मात्रक है उसमें भी इसे दर्शाया जाता है। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो ये चाल है उसे मापा किस में जाता है, तो जो चाल है उसे मापा जाता है चाल मापी या इसी को बोला जाता है स्पीडोमीटर। ठीक है, कि कितना स्पीड है, जैसे यहाँ जो बना हुआ है कि 30 का स्पीड, 40 का स्पीड या फिर 50, ये सारा जो है ये आपका कहला जाता है स्पीडोमीटर, जिसमें स्पीड बताता है कि किस रफ्तार से कोई गाड़ी जो है वो चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये जो इसने चाल चली 40 किलोमीटर के हिसाब से और 2 घंटे चली, तो इसने कुल कितनी दूरी तय की, तो वो हम लोग कैसे मापेंगे, तो वो मापा जाता है पथगामी से, अर्थात तो ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का हिंदी आप याद रखिए कि पथगामी होता है, और जो स्पीडोमीटर होता है उसका हिंदी जो है वो चाल मापी होता है। और ये एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है जानने के लिए, तो इस वीडियो में इतना ही है। और फिर हम लोग देखते हैं अगले क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम लोग आपके लिए लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे कि क्लास 7 को जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दिया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।